आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हैं जो कि है डॉक्टर ज्योति महेश्वरी, जो कि एक कंसल्टिंग साइकेट्रिस्ट हैं और साइकोथेरेपिस्ट, और पिछले 27 सालों से वो लोगों की जिंदगी में सुकून, क्लैरिटी और शी इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर एंड सर्टिफाइड वेलनेस कोच एंड सर्टिफाइड योगा टीचर. And today she has helped us to understand how to manage stress. So please welcome Dr. Jyoti Maheshwari. हरिओम, मैं हूँ प्राची यादव और आप देख रहे हैं योगालय की नई सीरीज जिंदगी हेल्दी है. और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर ज्योति महेश्वरी. मैम हरिओम. हरिओम. थैंक यू सो मच मैम, एंड इट्स ऑनर टू हैव यू हियर एंड थैंक यू सो मच. आप हमें आपके बारे में कुछ बताइए कि आपने शुरू कैसे किया. थैंक यू प्राची, तुम भी बहुत बढ़िया काम कर रही हो ये, और बहुत अलग अलग मैंने देखा तुम्हारा चैनल, बड़े अच्छे अच्छे विषय पे बात करती हो. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. एंड यस, मैं डॉक्टर ज्योति महेश्वरी, मैं साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और पिछले नियर अबाउट 30 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस है यहाँ पे अंधेरी में, लोखंडवाला में, और 1997 से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ साइकेट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट. सो प्रैक्टिस के साथ साथ में जहाँ पे मतलब जो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन और थेरेपी के साथ में, उसके साथ साथ में मैं कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग भी कराती हूँ अलग अलग विषय पे जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और साथ में स्कूल मेंटल हेल्थ जो होता है बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, उनके लिए भी वर्कशॉप्स करवाती हूँ. काफी सारे टीवी चैनल्स पे वगैरह पे भी जहाँ एज अ एक्सपर्ट बुलाते हैं तो आई गो देयर आल्सो. थैंक यू सो मच. सीरियसली आप आज हमें पता है कि हम बहुत कुछ नया सीखेंगे. और मैम मैंने देखा कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक है अंधेरी में. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक एक बहुत ही नया टर्म है, जहाँ हम नॉर्मल क्लिनिक, डिस्पेंसरी, डेंटिस्ट एंड आई चेकअप ये देखते हैं, वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक अपने आप में एक नया चीज है. तो थोड़ा आप हमें उसके बारे में बताइए. तो ऐसे जब मैंने 1997 में जब स्टार्ट किया था मेरा प्रैक्टिस, तो उस वक्त में जो बीमारियां होती है उसके अलावा स्ट्रेस ये एक बहुत अपकमिंग टर्म था. काफी कॉमनली यूज हो रहा था और बहुत सारे लोग इसमें से गुजर रहे थे. मतलब बच्चे से लेके बड़ों तक हर एक का स्ट्रेस से हो रहा था. तो इसलिए ही मेरा दिमाग में आया कि क्योंकि मैं वो कर ही रही थी मेडिसिन, मतलब बीमारियां जो है उसका ट्रीटमेंट करने के साथ साथ में लोगों को जो हम बोलते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जीना सिखाना. तो वो मेरा उद्देश्य था. सो विद दैट गोल आई स्टार्टेड, और इसीलिए फिर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लिनिक का आइडिया दिमाग में आया और ग्रेट आइडिया. सीरियसली डॉक्टर, आप 1997 से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने क्या चेंजेस देखा कि आज के टाइम में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी ज्यादा हो रही है पिछले कुछ सालों से, आप उसके बारे में क्या कहोगे? सो डेफिनेटली चेंज है 1997 से अभी तक के इसमें. ये नहीं मैं कहूँगी कि स्ट्रेस ज़्यादा है या कम है. स्ट्रेस जैसे पहले भी होता ही था, अब शायद कुछ चीज़ों में हो गया, बट स्ट्रेस जनरली हरदम ही रहता है. हाँ, चेंजेस ये आ गया है कि अभी अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों के अंदर, और ख़ास करके कोविड के बाद में लोगों में रियलाइजेशन आ गया है. तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस होने की वजह से लोग अभी हेल्प लेना चाहते हैं. वो है. हाँ, कुछ हिस्सों में जैसे कुछ मामलों में स्ट्रेस थोड़ा बढ़ गया है कि जो अभी कंपटीशन है या सोशल मीडिया जो है, तो कुछ फैक्टर्स है वो आ गए हैं, नए सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस. तो वो डेफिनेटली चेंज आया है. बट यस, अवेयरनेस के मामले में थोड़ा सा बेटर हुआ है. हाँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत बोलते हैं कि आई एम स्ट्रेस्ड, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो सीरियस स्ट्रेस है या नॉर्मल स्ट्रेस है. तो एक इंसान कैसे जाने कि इट्स अ सीरियस स्ट्रेस और इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस? कैसे आप डिफाइन करोगे स्ट्रेस को? गुड क्वेश्चन. तो भी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हम स्ट्रेस बोलते हैं, जो स्ट्रेस नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता है वो हरदम रहता है, और स्ट्रेस लाइफ में रहेगा ही. स्ट्रेस हम हटा नहीं सकते. तो जैसे मैं हरदम बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि टू बी स्ट्रेस फ्री इज टू बी डेड. ओके, तो जब तक लाइफ है स्ट्रेस रहेगा ही. स्ट्रेस का मतलब होता है जो भी चीज आपके हिसाब की नहीं है, ओके, या आपके नेचर को सूटेबल नहीं है, तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, जो कि होना ही है लाइफ में. अब जो तुम बता रही हो ना कि नॉर्मल स्ट्रेस या हार्मफुल स्ट्रेस, तो उसे एक्चुअल दो टर्म होते हैं जिसे हम कहते हैं
यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, यू, EU, ओके, यू स्ट्रेस। ओके, Okay. सो यू स्ट्रेस यानी क्या, कि जो हमें हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें पुश करता है, हमें कुछ अचीव करने के लिए। स्ट्रेस इन अ गुड वे। गुड, राइट। जैसे कि अभी अगर एग्जाम में मार्क्स का टेंशन नहीं हो तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा, राइट। अगर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जॉब मिलने का टेंशन नहीं हो तो आप प्रिपरेशन नहीं करो, राइट। तो ये जो स्ट्रेस होता है थोड़ा, जो आपको पुश करता है, तो उसे यू स्ट्रेस कहते हैं। ओके, बट जब यू स्ट्रेस यानी जो स्ट्रेस हमें हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए, या जो पुश करता है हमें अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर एग्जाम में मार्क्स का टेंशन नहीं हो तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, या आपको जॉब का टेंशन नहीं हो तो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर नहीं करोगे। तो ये जो स्ट्रेस होता है, ये उसे हम यू स्ट्रेस बोलते हैं। जो हमें हेल्प करता है, विच कीप्स अस ऑन आवर टोज एंड हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, राइट। और जब लेकिन ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब लगातार चलते रहता है, या इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जब आप उसे इमोशनली रिएक्ट करने लगते हो, तो वो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस, DIS, STR, हाँ, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, राइट। सो ये दो डिफरेंट होते हैं। सो यू स्ट्रेस तो होगा ही, बट डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम उस पर मैनेज करें, काम करें। तो ये सो इसीलिए हम बोलते हैं बहुत बार डिस्ट्रेस, फ्रॉम डिस्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। So distress is DIS stress, and distress is DE stress. So that is the distress to de-stress. Right. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई स्ट्रेस खुद नहीं लेता, वो अपने आप, तो वो फीलिंग क्या है इंसान की, मतलब एक पर्सन वो क्या सोचता है कि जिससे वो स्ट्रेस ना ले, वो डी स्ट्रेस ना हो, वो EU स्ट्रेस पे रहे। राइट, ओके। सो इसके लिए बहुत जरूरी है ये समझना पहले कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। बहुत बार जैसे मैंने बोला है कि स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये हरदम से रहेगा ही। बच्चा होता है, छोटा बच्चा, मतलब हम बोलते 6 साल से लेके 60 साल, या अभी तो ज्यादा भी, मतलब 80 साल तक भी स्ट्रेस सबको ही होता है, राइट। बट आपका क्या ट्रिगर फैक्टर है ये समझना जरूरी है, और फिर आप उसकी तरफ किस तरीके से देखते हो, आपका नजरिया क्या है। सो योर ओन पर्सपेक्टिव, योर बिलीफ सिस्टम, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप उसे कैसे लेते हो और कैसे उसे हैंडल करते हो। ओके, जहां आप स्ट्रेस को सही से हैंडल नहीं करोगे तो वो आपको डिस्ट्रेस लगने लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे अगर 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, दोनों फेल हो जाते हैं, राइट। अब उसमें से एक बच्चा जो है वो बोलता है कि अब फेल हो गया है, लाइफ खत्म हो गई है, और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, मतलब। और दूसरा बच्चा जो है वो यही सोचता है कि अच्छा मैं फेल हो गया तो कहीं तो मेरी पढ़ाई ये रही है, कम हो गई है, तो मुझे अब इसे और अच्छे से पढ़ना चाहिए, और वो पूरी मेहनत करता है लगातार, और फिर वो फिर से एग्जाम देता है और अच्छे मार्क्स से पास भी होता है। तो अब अगर बोलते हैं कि सुसाइड करने का रीजन होता है एग्जाम का स्ट्रेस, तो वो तो फिर सबको होना चाहिए, राइट। तो आप कैसे इसे देखते हो? आप अगर इसे फेलियर देख रहे हो कि लाइफ खत्म हो गई है, तो फिर आप डिस्ट्रेस हो जाते हो। अगर आप उसे चैलेंज समझते हो, या कहीं तो आपको इम्प्रूवमेंट करने का चांस समझते हो, तो फिर आप उसे एज ए यू स्ट्रेस लेके आगे बढ़ते हो। एग्जैक्टली, आपने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया कि 2 बच्चे हैं, एक 10th फेल हो गया तो वो सुसाइड करने का सोचेगा, दूसरा पढ़ने का। तो ये एक इंडिविजुअल अपने आप में ये कैसे डेवलप करे एक इमोशनल वेलनेस, जैसे कि आप एक इमोशनल वेलनेस कोच भी हैं, जो यहाँ पर लोगों को इमोशनल वेलनेस का मतलब भी नहीं पता, तो वो चीजें हम अपने आप में कैसे डेवलप करें एक इंडिविजुअल। राइट। सो पहले तो मैं ये बता दूं तुम्हें कि इमोशनल वेलनेस क्या है। इमोशनल वेलनेस नथिंग बट इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल इक्वानिमिटी बोलूंगी। बेसिकली जो मैंने बताया कि डिस्ट्रेस यानी आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस,
उसी को डिस्ट्रेस बोलते हैं। कि जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इधर आप एंग्शियस फील करने लगते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, अपसेट हो जाते हो, सैड फील करने लग जाते हो, या सम टाइम इवन बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होता है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्ट्रेस हो जाता है, राइट। तो ये जो डिस्टर्बेंस आते हैं, इसे हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। जब हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, कि हम इमोशन जो है उसे कंट्रोल के अंदर है, उसमें हमें कैसे डील करना है, कोई भी जो सिचुएशन आती है, तो हमारे पहले हमें इमोशन से अवेयर होना है जरूरी। सो इमोशनल वेलनेस में सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इमोशनल अवेयरनेस, क्या आपके इमोशंस है, उसे आप कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे कोप अप कर रहे हो, आप दूसरों के साथ कैसे रिलेट करते हो, दूसरों के इमोशन को आप कैसे जानते हो और उनके साथ आप कैसे रिलेट करते हो। तो ये सारी चीजें मिला के हमारा इमोशनल वेलनेस बनता है। सो इफ यू आर ऑन इमोशनली वेलनेस होना, यानी आप अवेयर हो ये सारी चीजों के बारे में, मतलब सुख दुख सारे इमोशन से हम खुद को खुद जानते हैं। खुद के बारे में ही जानते हैं कि आप कब हो रहे हो। सुख दुख नहीं कहूंगी मैं, उससे ज्यादा मतलब ये है कि आपका गुस्सा, आपका एंजाइटी, कि आपका फ्रस्ट्रेशन, ये वाले इमोशंस होते हैं, या सैडनेस है, अपसेट फील होना है, जेलसी फील होना है, ये सारे जो इमोशंस आते हैं वो होते हैं कि वो डिस्टर्बेंस कहलाते हैं। तो ये हमको पहले कि हमें अवेयर होना क्या चीज की वजह से हम होते हैं और उसे हैंडल करना आना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसी तरीके से उसे रिस्पॉन्ड नहीं करें कि जो सही नहीं हो दूसरे के लिए। तो दूसरों से हम कैसे डील करते हैं, सो इट्स कॉल्ड सोशल स्किल ऑल्सो, और सोशल रेगुलेशन, अब एम्पैथी जो बोलते हैं, दूसरों के इमोशंस जानना। तो ये सारी चीजों को मिला के इमोशनल वेलनेस कहा जाता है। तो मैम ये इसका कोई टीचिंग है, लाइक कोई स्किल्स है, कोई हैबिट है जिससे हम अपनी ये सारी चीजों से अवेयर हो पाए और दूसरों से कैसे बिहेव करना है वो जान पाए, ऐसा कोई तो हाँ, बेसिकली ऑब्वियसली ये सारा मैं अभी यहाँ पे इतने हमारे छोटे थोड़े से समय में तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है, और थेरेपी के दौरान हम यही सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आपको अवेयर होना है और कैसे आपको डील करना है। हाँ, बट कुछ क्विक टिप्स मैं बता सकती हूँ कि कैसे हम हमारा इमोशनल वेलनेस मेंटेन करें। तो इसमें जैसे सबसे पहले मैंने बोला है कि हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि गुस्सा दिखता है, कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जल्दी से, और हमें लगता है ये हर बात पे गुस्सा होता है, बट वो गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं फियर होता है किसी इंसान का, और वो फियर गुस्से के माध्यम से निकल आता है। तो इंसान को पहले अवेयर होना जरूरी है कि क्या मेरे अंदर इमोशन हो रहा है, फर्स्ट अवेयरनेस, और क्या चीजें हैं जो वो ट्रिगर कर देती है, किस वजह से वो इमोशन बाहर आते हैं, राइट। सो अवेयरनेस है। एक बार ये आने के बाद में बहुत जरूरी है कि आपका अपना एक सोशल सर्कल हो, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनसे आप बात कर सके, जिनसे आप फीडबैक ले सके कि कहाँ पर कभी कभी, क्योंकि जैसे अभी ये रूम हम जहाँ बैठे, ये अंदर से कैसे हम बता सकते हैं, बट ये बाहर से कैसे दिख रहा है ये तुम नहीं बता पाओगे यहाँ से भी, राइट। तो वैसे ही होता है कि हम इमोशनली जब हमारे इमोशन से उसे हम फील करते हैं, वो क्या फीलिंग है ये हम बता सकते हैं, बट हमारा बिहेवियर कैसे है ये बाकी बता सकते हैं। तो इसीलिए फैमिली, फ्रेंड्स होना, एक आपका सपोर्ट सिस्टम बनना, ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज होती है कि आपको एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल एक्सरसाइज है, और जिसमें आप योगाभ्यास रेगुलरली करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों से बहुत आपको फायदा होता है। आसन है, प्राणायाम है, तो ये सारी चीजें, तो एक्सरसाइज रेगुलरली करने से जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंडोर्फिन्स बोला जाता है, वो रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स। तो वो बहुत आपको फायदा कर देते हैं। इसके साथ में फिर है कि एक्टिविटीज, कि कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्टिविटीज चाहिए, जैसे हम हॉबीज भी कह सकते हैं, कि कुछ हॉबीज हो जहाँ पे आप थोड़ा सा अपना रिचार्ज कर सको बैटरी। जब आप पूरे दिन भर के इसमें बहुत थक जाते हो इमोशनली, मेंटली, व्हेन यू फील फटीग, सो यू नीड समथिंग टू रिचार्ज योर ओन बैटरीज। सो वैसी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए। और जैसे इवन पूरे टाइम ऑफिस में हम बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं, बहुत से लोग काम करते रहते, बीच बीच में उठ के कुछ स्ट्रेचिंग कर लिया, या किसी से जाके कुछ थोड़ा बात कर ली, नीचे जाके कुछ वॉक वगैरह ले लिया। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज
बहुत फायदेमंद रह जाती है। इसके बाद में है सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगी वो है नींद, स्लीप। ओके। आज की तारीख में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके रहते सबको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हम बोलेंगे होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो रहता ही है सबका, राइट। सो नींद बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी, जैसे आपको लगता है ना बहुत सारी चीजों में बोलते हैं क्वांटिटी डजंट मैटर ओनली क्वालिटी, तो ये नहीं है। क्वालिटी डेफिनेटली चाहिए, अच्छी क्वालिटी की स्लीप, बट क्वांटिटी भी चाहिए। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आपको 6 घंटा सोना है तो आपको 6 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, 5 से लेके 8 घंटे तक हर एक का अपना अपना होता है, बट जो आपकी जरूरत है उतनी नींद आपको बराबर मिलनी बहुत जरूरी है। तो एक इंडिविजुअल को मैम कितने घंटे तक सोना चाहिए? वही मैं बता रही कि वो इंडिविजुअल डिफरेंस है, 5 से लेके 8 घंटे तक। किसी किसी को 5 घंटे भी काफी हो जाते, किसी किसी को 8 घंटे लगती है, तो एक एवरेज हम 6 से 7 घंटे मान के चल सकते हैं। एक इंडिविजुअल को 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना फोन जो है, मोबाइल फोन, उसे आप बाजू में रख देना है। ये हम सब उसके शिकार है कि हम लास्ट मोमेंट फिर हम बेड पे जाते हैं और हमारा मोबाइल हाथ में रहता है, तो हमें सोने के कम से कम आधा घंटे पहले मोबाइल हटा देना चाहिए। वन ऑफ द रीजन इज कि क्योंकि मोबाइल के अंदर से जो लाइट आती है सो वो भी अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन के केमिकल्स में, और जिससे फिर नींद आने में दिक्कत होती है। तो नींद बहुत जरूरी है। और लास्ट जो चीज मैं बोलूंगी वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास वही 24 घंटे होते हैं और चाहिए बहुत सारी चीजें हमें, राइट। तो वो उतनी सारी चीजें हम एक साथ नहीं कर पा सकते, तो हमें हमारी प्रायोरिटी सेटिंग होना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज को हमें इम्पोर्टेंस पहले देना है, कौन सी चीज हैंडल करनी, ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर अब तुम देखोगी कि जो टिप्स तुम्हें चाहिए डेली हर एक के लिए, तो जो मैंने बताया उसका एक एक्रोनिम हम देख सकते हैं, अ फीस्ट। फीस्ट यानी जो हम बोलते हैं ना मेजबानी पार्टी जो होती है, राइट, उस तरीके से, राइट। तो अ यानी अवेयरनेस, पहला है कि आप अवेयर हो आपको किस चीज में, किस इसमें प्रॉब्लम आती है। एफ से फैमिली फ्रेंड्स, ई से एक्सरसाइजेस, ए से कुछ एक्टिविटीज या हॉबीज, एस फॉर द स्लीप, बेटर स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, और टी यानी टाइम मैनेजमेंट। वाओ। अब फिक्स। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस क्या है, सबसे छोटे से लेके बड़े तक, आप प्लीज उसके बारे में बताइए। तो हर स्टेज पे, लाइफ के हर स्टेज पे अलग अलग होते हैं सोर्सेस जो हमारा स्ट्रेस का। तो जैसे बच्चे हैं तो बच्चों को है कि एग्जाम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, एग्जाम का बहुत स्ट्रेस रहता है, हाँ डिस्ट्रेस रहता है कि कैसे हो जाए। और आज के तारीख में मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ये हो गया है, क्योंकि हर एक को चाहिए कि आपका व्यूज अच्छे हो, सबको चैनल अपने शुरू करने हैं, और इंस्टा पे आप डालते हो तो आपको लाइक्स चाहिए, आपको कमेंट्स चाहिए होते, नहीं आते हैं तो फिर प्रॉब्लम जैसा फील होता है। राइट। तो वो एक बहुत बड़ा ये हो गया है। तो अब ये सोशल मीडिया का तो थोड़े बहुत हद तक मैं बोलूंगी हर एक एज ग्रुप में ये कहीं ना कहीं थोड़ा काम कर रहा है, बट हाँ जो बच्चे हैं स्पेशली टीनेजर में, क्योंकि वहां पे आपकी इमेज क्या है, सेल्फ इमेज के बारे में आप ज्यादा ये रहते हो, कॉन्शियस रहते हो, तो इसीलिए ये थोड़ा सोर्स वहां पे ज्यादा होता है। साथ ही में एडिक्शंस जो है वो मैं नहीं कहूंगी सोर्स है, बट हाँ वो हम उसे बोल सकते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। सो उसके बारे में हम बाद में और बात कर लेंगे डिटेल में, बट पहले ये तो एग्जाम, सोशल मीडिया, ये सारा चीज होता है। फिर जैसे बड़े होते हैं तो फिर आपका नौकरी मिलने का रहता है, वर्क स्ट्रेस की, कैसे आपको जॉब मिले, इंटरव्यू कैसे होगा, राइट। और उससे पहले डेफिनेटली कॉलेज एडमिशन, ग्रेजुएशन क्या चूज करना है, वो सारे भी ये रहते सोर्सेस है। फिर आपका जॉब मिलना है, जॉब मिलने के बाद में प्रमोशंस है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। फिर पार्टनर मिलना है, शादी एक बहुत बड़ा ये हो जाता है, रिलेशनशिप, राइट। सो आजकल हर एक चीज आ गई है, सिचुएशनशिप है, राइट। सो सारे आपके बड़े बड़े अलग ऐप होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रहता है कि कितने कौन सा पार्टनर कैसे ढूंढे, कैसे ये करे।
फिर जैसे एक बार होता है आपका, जैसे मैरिड लाइफ है, मैरिड कपल होते हैं, उनके इसमें रहता है कि ऑब्वियसली खुद का आपस का हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, उसके साथ में फैमिली जो रहती है, और फिर जो एजेड लोग होते हैं उनकी केयर करना वो होता है, साथ में बच्चों की भी केयर करना। सो पेरेंटिंग है तो उसका भी स्ट्रेस रहता है। जैसे एज बढ़ती है तो फिर एज, बड़ी एज में रहता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ, दैट बिकम्स वन ऑफ द बिगर फैक्टर। काफी सारे मैं एजेड लोगों को भी मैं देखती हूँ, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, तो उनके अंदर होता है आपकी बीमारी क्या है, साथ में ये भी रहता है एक अकेलापन बहुत बार, क्योंकि आजकल काफी न्यूक्लियर फैमिली होती है तो वो अकेले रहते हैं। कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है उस एज पे, तो वो भी फिर एक स्ट्रेस फैक्टर होता है। तो हर लाइफ के हमारे हर पड़ाव पे अलग अलग सोर्सेस होते हैं स्ट्रेस के, और उसे हम कैसे कोप अप करें वही हमें सीखना है, ताकि ये डिस्ट्रेस नहीं बने, इमोशनली डिस्टर्ब हम हर चीज पे नहीं हो, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। ये इतने सारे स्ट्रेस हैं, उन सबको हम मैनेज कैसे करें? राइट, सो जैसे मैंने बताया कि शुरू में एक छोटे छोटे जो टिप्स बताइए हैं फीस्ट केस में, राइट, तो बताया कि ये जो हर एक स्टेप पे जो स्ट्रेस होता है, सबसे पहला तो है कि आप अपनी लेवल पे कोशिश कीजिए मैनेज करने के लिए स्ट्रेस। जो मैंने टिप्स बताए फीस्ट, उस हिसाब से हर छोटी छोटी चीज में कि आप अपना नींद, खाना पीना, एक्सरसाइज, फ्रेंड से बात करना, आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो, आपकी प्रायोरिटी सही हो, ये सारी चीजों पे आप हैंडल करोगे। बट अगर उस वक्त में आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, आप अपने आप से कोशिश कर रहे हो बट ये नहीं हो पा रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के या फैमिली मेंबर्स के हेल्प के साथ में भी नहीं कर पा रहे हो, और ये नहीं कर पा रहे हो जिसका इफेक्ट जो है वो हर चीज में आपको दिखाई देगा। कि जैसा सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है आपकी नींद नहीं आती है, नींद कम हो जाती है, या तो नींद बहुत देर से लगती है, या लगती है तो बीच बीच में आप उठ जाते हैं, या सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है आंख, जो आपका रेगुलर टाइम है उठने का उससे पहले उठ जाते हैं, तो नींद डिस्टर्ब होती है। खाना जो है वो भूख आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख सही से नहीं लगती है, या ज्यादा खाने का मन होता है, बिंज ईटिंग जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। या तीसरा चीज है आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आपके रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, छोटी छोटी बात पे आपके गुस्सा होना, आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, ये सारी चीज होती है। काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वही थॉट्स चलते रहते हैं, तो काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाने लगता है। ओवरऑल आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी कभी इसका असर पड़ जाता है जब आप सही से आप स्ट्रेस मैनेज नहीं करते, जिसे हमारी लैंग्वेज में साइकोसोमैटिक इलनेसेस बोलते हैं। साइकोसोमैटिक इलनेसेस यानी जिसका ओरिजिन माइंड में है, लेकिन उसको इलनेस जो फिजिकल है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसे बोलते हैं, या अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, अल्सर्स का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीजें जो हैं ये स्ट्रेस की वजह से आ जाते हैं। तो ये सारा मतलब आपका रिलेशन, आपके हेल्थ, आपका काम जो है, प्रोडक्शन, आपका खुद का फीलिंग्स, इंटरनल जो एक हैप्पीनेस फीलिंग होता है, ये सारी चीजों पे असर होता है। तो ये जब आपको लगने लगता है कि आपका ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही है, आपका काम ये सब अफेक्ट हो रहा है, तो उस वक्त डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। एक अभी जो मैं बता रही थी शुरू में कि जो फर्क अभी आया है, तो थोड़ा अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ा है, तो अब लोग इतना झिझक नहीं दिखाते हैं, खास करके यंगस्टर जो है वो काफी ओपन है थेरेपी के लिए। बट अभी भी जहाँ मेडिसिन की बात आती है, वहाँ अभी भी लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डर रहता है। तो मैं तुम्हारे माध्यम से सबको बताना चाहूंगी कि जब अगर ये बीमारी है मन की, जैसे हमारी शरीर की बीमारी होती है वैसे ही मन की बीमारी भी होती है, तो शरीर की बीमारी का हम इलाज करते हैं, वैसे मन की बीमारी का इलाज भी उतना ही जरूरी है। तो इसमें बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम फिजिकल, जैसे डायबिटीज अगर है तो इंसुलिन की कमी है, वो आप बाहर से दवा लेंगे तभी वो ठीक होता है, या तो दवा या इंजेक्शन जो भी है। उसी तरीके से अगर डिप्रेशन है तो वो हमारे केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, तो उसे हमें करेक्ट करना पड़ता है मेडिसिन लेके। तो ये दोनों चीज होती है, मेडिसिन भी होते हैं, थेरेपी भी होती है,
कभी कभी हम सिर्फ एक चीज लेते हैं, सिर्फ मेडिसिन की जरूरत, कभी सिर्फ थेरेपी की जरूरत, कभी कभी दोनों चीज कंबाइंड भी हमें देना होता है। तो ये प्रोफेशनल आपको बता सकते हैं। तो जहां पर आपको लग रहा है आप खुद अपना स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे, तब आपको डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। सो टाइमली हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, टाइमली हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, अभी भी लोग ना समझते हैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना इट्स लाइक पागलपन, कि हम पागल हो गए हैं, हमें वो सिनेरियो है अभी भी, इतना अवेयरनेस होने के बाद भी। तो ये जो चीजें आप थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा एजुकेट कीजिए कि क्या है, लोग ये जो बात गलत धारणा से ले रहे हैं उसे एटलीस्ट सही चीज से समझे, तो आप उसके बारे। सो थैंक यू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने पूछा है। ये जैसे मैंने बताया, ये बहुत बड़ा स्टिग्मा लोगों के दिमाग में है, एक पागलपन जो दिया जाता है टर्म। सो एक्चुअली मैं सबको यही बताती हूँ कि जब बोलते कि अरे साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब पागल लोग जाते हैं, तो मैं वही बताती हूँ कि आप अगर टाइम से जाएंगे तो आपका कोई पागलपन नहीं होता। ये एक बीमारी है, जैसे शरीर की बीमारी वैसे ही मन की बीमारी, और इसका इलाज होना उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर नहीं होते तो जैसे हमने देखा कि सारी चीजों पे इसका असर होता है। और यहाँ पर जो मन की बीमारी है उसका असर, जैसे आपका शरीर का, अगर आपको आंख का प्रॉब्लम है तो आपको दिखाई देने में तकलीफ आएगी, आप आंख से पानी आना, ये सिम्टम रहेंगे। या मान लो आपके अगर फ्रैक्चर हो गया तो हड्डी में प्रॉब्लम है, तो आप ऑर्थोपेडिक के पास में जाएंगे, तो वो आपको दर्द लगेगा, राइट। स्किन का है तो स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, रैश है, तो आप स्किन के डॉक्टर के पास। तो वैसे अगर ये माइंड है तो माइंड का प्रॉब्लम है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना जरूरी है। अभी माइंड का कैसे किस चीज में दिखाई देता है, तो माइंड का आपका बिहेवियर पे असर होता है, माइंड आपका बात में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप किस तरीके से बात करते हो वो भी जरूरी होता है। आपकी नींद जो है वो भी माइंड पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीजों पे असर आता है। तो यही सिम्टम्स होते हैं जहां आपको लगता है कि आपका माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, तो आपको हेल्प लेनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि माइंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलती हूँ बॉडी से ज्यादा माइंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा दिन जो है सुबह शुरू से लेके रात तक माइंड से हम ज्यादा रहते हैं। जैसे सुबह अगर आप बोलते हैं आप उठते हो, तो आप कब उठते हो? आप बिस्तर से आप बाद में उठते हो नीचे, बट पहले आपका माइंड, आंख खुलती है तो माइंड चालू हो जाता है। बहुत ही सही कहा। और जब रात को आप सोते हो तो आप बिस्तर पे लेट जाते हो, फिजिकली तो आप सो गए, बट माइंड आपका चल रहा है जब तक आप सोते नहीं। और सोने के बाद भी जब आप सपने देखते हो तभी भी आपका माइंड काम कर रहा होता है। मतलब वो दिल की जैसे ही है धड़क, जब तक रहे माइंड ही से बिल्कुल, सिर्फ एक डीप स्लीप जो होती है वहां पे माइंड शांत रहता है, तो माइंड आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना ये आप सबका काम है, इसीलिए बिल्कुल कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और ये बीमारी है, कोई पागलपन नहीं है, तो इलाज बहुत जरूरी है। तो लोग ऐसा समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आपको मेंटल फटीग है या फिर कोई मेंटल इलनेस है, लग रहा है आपको कि हम अपने मैनेज नहीं कर पा रहे अपना स्ट्रेस, तो प्लीज आप लोग मिलिए। मैं मैम का नंबर नीचे लिख दूंगी, उनके क्लिनिक का एड्रेस भी लिख दूंगी। अगर कोई बहुत झिझक रहा है घर भी बताने के लिए, तो आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम जी, ये CBT है डॉक्टर, ये क्या है? मतलब ये तो मैं खुद भी पहली बार ही सुन रही हूँ, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। सो जैसे मैंने बताया कि माइंड जब हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा होता, माइंड बीमार होता है, तो हम दो तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे मेडिसिन से जो देते हैं, फार्माकोथेरेपी उसे कहते हैं, और बाकी जो थेरेपीज होती है, टॉक थेरेपी जिसे बोलते हैं, कि जो बातचीत करके हम समझाते हैं, तो उसे हम थेरेपीज बोलते हैं, जिसमें अलग अलग थेरेपीज होती है। CBT, REBT, बहुत सारी और भी होती है, बिहेवियरल थेरेपी या तो ये सारे में CBT जो है, इसे ये सबसे ओरिजिनल बेसिकली स्टार्ट हुआ था, तो उसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी क्या? तो आपका जो कॉग्निशन यानी आपका थॉट प्रोसेस है, तो प्रिंसिपल हम बोलते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे थॉट से कनेक्टेड रहता है। तो जिस तरीके का थॉट दिमाग में आएगा वैसे आपका बिहेवियर होगा और वैसे आपकी फीलिंग्स होगी। तो हम हेल्प कराते हैं इसमें पेशेंट्स को टू आइडेंटिफाई आपके जो थॉट पैटर्न है वो कैसे फॉल्टी हो रहे हैं।
Okay. और फिर उसे कैसे करेक्ट करना है ताकि फिर आपका बिहेवियर सही हो, राइट। कि जैसे मान लो कि अभी तुम्हें अगर कहीं पे जाके किसी बड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेना है, राइट, और तुम जाके उनसे बात करने लगे हो, बात करना है तुम्हें, उससे पहले अब तुम्हारे ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, तो वो यूज टेस्ट जैसे हमने शुरू में बात की थी, यस थोड़े हद तक, ताकि फिर तुम प्रिपेयर अच्छे से करोगी क्वेश्चन। बट अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस चलने लगे कि नहीं मैं सही से बोल पाऊंगी या नहीं, मैं कुछ फंबल कर दी, गलत बोल दी, या कुछ अच्छे से नहीं हुआ, उन्होंने गुस्सा कर दिया, कुछ बात सही नहीं की, तो नहीं ये सब अच्छे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होगा, मुझे मालूम ही है कि ये तो खराब ही होना है, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं होना है, ये बोलने जब से निगेटिव थिंकिंग का वो एक स्पाइरल शुरू हो जाता है। फिर अब तुम्हें कहीं ना कहीं हाथ पैर तुम्हारे कांपने लगते हैं, थोड़ा तुम्हें ब्रीदिंग में लगने लगता है हेवीनेस, राइट, एक थोड़ा चक्कर सा लगने लगता है, पेट में कुछ एक अजीब सा होने लगता है, राइट। तो ये सारी चीजें एंजाइटी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं तुम्हारे वो स्पाइरलिंग नेगेटिव थिंकिंग में जब चली जाती हो, राइट। तो इसको कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे रोकना है कि भाई ठीक है तुम पहली बार ये कर रही हो कोई बड़ी हस्ती के साथ में, बट लेट मी सी दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस, कैसे होगा। अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि वो खराब ही होगा, तुमने वो माइंड में सोच लिया खराब होगा तो वो सारा स्पाइरल होने लगे। बट जहां तुम सोचने लगो कि ठीक है ये एक मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने के लिए, वो सोच आती है तो तुम अच्छे से फिर थोड़ा सा कर पाते, कामनेस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, राइट। तो यही प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम ये थेरेपी करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, वन ऑफ द टाइप है। और जहाँ पे मैंने बोला केमिकल इम्बैलेंस होते हैं वहां पे मेडिसिन की जरूरत होती है। तो दो अलग अलग चीज है, कभी कभी हमें ये दोनों कंबाइंड भी करने पड़ते हैं। तो ये जो सीबीटी मतलब हमारे पास जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट्स कम अंडर सीबीटी। नहीं, सीबीटी थेरेपी है जिससे हम आइडेंटिफाई करने लगाते हैं कि कैसे थॉट पैटर्न अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, कि मेरे से कभी भी नहीं होगा, तो जैसे हम बोलते हैं ऑल और नन, कि कभी नहीं होगा, गलत ही होगा, या ऐसे ही होना चाहिए, तो शुड जो बोलते हैं कि इट शुड हैपन लाइक दिस ओनली, वो एक हमारा जो इंसिस्टेंस रहता है। सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स उसमें होते हैं। तो जैसे जिसका जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स का, उस हिसाब से हम उन्हें हेल्प कराते हैं आइडेंटिफाई करने में और फिर करेक्शन करने में। आपने सीबीटी बताया, वैसे ही माइंडफुलनेस क्या है, लोगों को उसका ज्यादा मतलब नहीं पता, सिर्फ मेडिटेशन को ही माइंडफुलनेस कहते हैं। तो आप उन्हें वो बताइए कि कैसे हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो माइंडफुलनेस एक और जैसे एक टाइप ऑफ हम बोलते हैं थेरेपी होती है, और वो सिर्फ मेडिटेशन डेफिनेटली नहीं है। हाँ, मेडिटेशन का एक पार्ट है और शुरू वो वहां से हुआ, बट मेडिटेशन काफी ऊपर का हम बोल सकेंगे लेवल है माइंडफुलनेस में। बट बाकी हमें डे टू डे लाइफ में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। सो जहां हम इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे से हम बोल सकते हैं जुड़े हुए हैं। तो माइंडफुलनेस यानी क्या बेसिकली, सो टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट राइट नाउ। जैसे भी हम बात कर रहे हैं तो तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ पर है, मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर है। बट अगर इस वक्त में तुम यहाँ पे हो बट तुम्हारा माइंड चल रहा है कि आज अभी मुझे संडे फ्रेंड के साथ जाके पार्टी करनी है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, तो फिजिकली तुम यहाँ हो बट माइंड कहीं और है। सो माइंडफुलनेस बेसिकली इज जॉइनिंग योर माइंड एंड बॉडी टुगेदर एट दैट मोमेंट। ये बहुत जरूरी होता है, बीइंग इन दैट मोमेंट। इसके साथ में ही बीइंग नॉन जजमेंटल अबाउट इट। सो ये नहीं कि जैसे मैंने एग्जाम्पल तुम्हें इसका दिया था, तुम अगर इंटरव्यू देने जा रही हो तो ऐसे ही होगा, पीछे कभी तो हुआ था, मैं उनके पास गई थी तो खराब हुआ था, तो अभी भी खराब हो जाएगा, राइट। तो हम या तो पास्ट में जुड़े रहते या हम फ्यूचर में जुड़े रहते कि आगे कैसे होगा, खराब होगा, क्या होगा, राइट। तो ये दोनों को नहीं देखना है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को देखना है। और उसमें नॉन जजमेंटल होके देखना है कि ये जैसे आ रहा है उस मोमेंट को वैसे ही लेना है। उसे माइंडफुलनेस बोलते हैं कि आप हर एक्टिविटी में आपका 100% बॉडी माइंड से 100% वहां पे दे रहे हो। इसकी कोई टेक्निक है कि हम अपना पूरा टाइम प्रेजेंट में लगाए? बिकॉज नॉर्मली बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं,
तो जैसे कि हम Exactly. कोई काम कर रहे हैं तो बस उसी मोमेंट में रहे, हम ना आगे का सोचे ना पीछे का सोचे, ऐसा कोई टेक्निक है? राइट, सो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। वापस हम आई थिंक मैं एक सजेशन दूंगी, एक माइंडफुलनेस पे ही हम पॉडकास्ट कर लेंगे। Definitely. बट एक काफी कॉमनली एक यूज होती है टेक्निक, जिसे ग्राउंडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। Okay. माइंडफुलनेस के लिए यूज किया जाता है, जो ग्राउंडिंग टेक्निक। ग्राउंडिंग टेक्निक भी बोलते हैं उसे। सो 5 4 3 2 1 ये एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें होता है कि आप 5 चीजें जो है आपके आसपास क्या दिख रही है उसे नोटिस करो। ओके। जो 4 आवाज आप सुनने की कोशिश करो, आपके इसमें है, पास में है, दूर में है, जो भी है। उसके बाद में जो है कि आप 3 चीजें आप फील करो, जहाँ बैठे हो वो आपके पास में क्या है आते, वो कुछ चीजें आपको 3 फील करनी है। 2 चीजें आपको स्मेल जो आ रही है पास में, जो भी एरोमा है, स्मेल है, उसको ये करो। और एक जो है वो आपकी टेस्ट, तो वो कैसी मुंह में टेस्ट है उसे। सो बेसिकली आप 5 सेंसेस से अवेयर हो रहे हो। तो जहां आपका माइंड एंजाइटी में इधर उधर दौड़ रहा होता है, बहुत थॉट्स होते हैं, तो आप ये चीजें जब करते हो 5 4 3 2 1, तो वो ग्राउंडिंग आपको वापस से इस मोमेंट में लाने के लिए हेल्प करता है। वाओ मैम, ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम कुछ कर रहे हैं और आगे का सोचो पीछे का, तो प्रेजेंट में रहने के लिए ये ग्राउंडिंग टेक्निक इस्तेमाल करें। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच मैम। एंड आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ किया, एयर इंडिया, HUF, TCS, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के साथ आपने वर्क सेमिनार किया है। तो वहां पर लोग किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब स्ट्रेस होते थे और आपने उनको कैसे मैनेज किया? राइट, सो ऑब्वियसली मैंने जो कॉर्पोरेट में किया वो तुम्हें मैं यहाँ पे, वो मतलब 2 घंटे के भी होते, आधे दिन के प्रोग्राम होते, कभी कभी 1 दिन का पूरा वर्कशॉप होता है। बट हाँ, बेसिक वहाँ पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्क इसमें होता है वो यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा होता है टीम बिल्डिंग, कि आप आपस में कैसे टीम के साथ में मिलके काम करें। सो वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये चीजों पे हम बात ज्यादा करते हैं कॉर्पोरेट में, कि कैसे उनको ये हैंडल करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो भी टिप्स मैंने बताई है स्ट्रेस मैनेजमेंट के यहाँ, उसके अलावा फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, जैसे अभी अगर मैंने इंडिगो एयरलाइंस पे भी किया हुआ है, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। वहाँ का जो स्टाफ है उनका वर्क प्रेशर कैसे होता है कंपेयर टू TCS, डेफिनेटली इट्स लिटिल डिफरेंट। तो वो हर एक के हिसाब से, बट बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट में वर्क लाइफ बैलेंस और टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें। और अभी आजकल मैंने योगा भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने के लिए किया है, जब से योगा टीचर बने हैं, तो योगासन और प्राणायाम ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं टू बेटर मैनेज स्ट्रेस। तो रिसेंटली हमने एक क्लास खत्म की है जहां पर एज एन को टीचर मैंने इनके साथ काम किया, और बहुत ही वंडरफुल टीचर हैं, इसीलिए मैंने इनको इनवाइट किया और इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त दिया। मैम, आप खुद डॉक्टर हैं, आप खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप स्ट्रेस लोगों का संभालती, फिर आपको क्यों ऐसा लगा कि योगा करना चाहिए? राइट, सो जैसे मैंने बोला, योगा का मेरा भी पहले ऐसे कंसेप्ट एक यही था कि योगासन यानी योगा, इतना ही हर एक दिन जैसे सोचते थे। तो मैंने एक्चुअली काफी साल पहले इसका अभ्यास करना शुरू किया था। काफी अलग अलग मैं क्लास में गई थी सीखने के लिए, बट हर जगह मैंने देखा वो सिर्फ आसन की बात करते थे। तो इसलिए मेरा भी वही था इंटेंशन कि चलो फिजिकल थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। बट जब मैं ये योग विद्या गुरुकुल के इसमें आई हूँ कांटेक्ट में, और डॉक्टर मंडलिक गुरु जी के उनका जो बनाया हुआ पोर्शन है वो देखा, तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे एक्चुअली चाहिए, जो मैं देख रही थी, क्योंकि बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, मेरा सारा कंसर्न माइंड से है कि माइंड हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। तो वो सारा ये योगाभ्यास में हमें मिलता है। तो योगासन तो सिर्फ एक पार्ट है, जैसे इसमें बाकी चीजें आती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सारे अष्टांग योग, और इसका सारा कॉम्बिनेशन करके योगाभ्यास होता है। तो इसीलिए फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, और फिर मैंने इसके सारे मतलब काफ़ी सारे 2-3 लेवल किए हैं, और योग टीचर भी बनी हूँ। तो अब वो प्रोफेशनली भी मैं हेल्प कराती हूँ, जैसे पेशेंट्स को एंजाइटी वगैरह में ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। सो आई टीच देम दैट ऑल्सो।
वेरी गुड। और आप हमारे ऑडियंस को एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी एज एन योगा टीचर और एज एन स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर? आप क्या कहना चाहोगे? सो वो किस तरीके से अपने आप को हेल्दी बनाए, क्योंकि ये पॉडकास्ट बिल्कुल पूरा ऐसा है कि जिंदगी हेल्दी है, नॉट अबाउट द फूड और फिजिकल एक्टिविटी, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप एक लास्ट हमारे लिसनर्स को क्या बोलना चाहोगे? तो ये जो तुम्हारा टैगलाइन है, जिंदगी हेल्दी है, उसके लिए जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सिर्फ फिजिकल नहीं तो मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो अपने मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो जो टिप्स हमने डिस्कस किए हैं पूरी पॉडकास्ट के दौरान, उस पर आप ध्यान दीजिए और हेल्दी लाइफ जिए। जहाँ पर ज़रूरत है प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं। और एक ही जो मेरा ये रहता है, एक मंत्रा बोल सकते हैं जो भी, कि अगर हमें हेल्दी रहना है और हमें हमारी मेंटल पीस चाहिए तो हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। सो लर्न टू चेंज योरसेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपका इतना कीमती वक्त दिया। मैं पूरी तरीके से बोल सकती हूँ कि 110% जितने भी लिसनर्स हैं, उन्होंने कुछ जरा सा नया चीज डेफिनेटली सीखा होगा, और कुछ ही नहीं, बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया और आपने आपका वक्त दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हरिओम हरिओम।